Hello everyone, I am Rukmani Sharma and in today's video I am going to discuss NCERT question answers of the chapter From Trade to Territory the company establishes power. This is chapter 2 class 8th history. The question number 1 is match the following. दीवानी क्या था? ये था राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. जो लैंड पर टैक्स होता है उसको इकट्ठा करने का जो राइट था उसे दीवानी कहा गया. टाइगर ऑफ मैसूर कौन थे? ये थे टीपू सुल्तान. फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोर्ट को कहते हैं. रानी चेन्नम्मा लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट. इन्होंने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट का नेतृत्व किया था. सिपाही सिपोई को कहते हैं, यानी कि जिसे हिंदी में सिपाही कहा जाता है उसे ब्रिटिश लोग सिपोई बोलते थे. अब ये फिल द ब्लैंक्स है. द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगैन विद द बैटल ऑफ बक्सर. कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत, विक्ट्री. बंगाल की जो जीत थी वो बक्सर के बैटल के साथ शुरू हुई थी. अंग्रेजों की ये पहली जीत थी. हैदर अली द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगैन विद द बैटल ऑफ बक्सर. ब्रिटिश की गवर्नमेंट की, ब्रिटिश रूलर्स की जो बंगाल की जीत थी वो हुई थी बक्सर के बैटल से शुरू. कॉन्क्वेस्ट कहते हैं जीत को. हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर. हैदर अली भी और टीपू सुल्तान भी दोनों मैसूर के रूलर थे. डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है लागू करना. डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया था, लागू किया था. मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जो मराठा किंगडम था वो इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट में था. आप जानते हैं इंडिया का साउथ ये होता है, यहाँ से ऐसे नीचे जो वाला पार्ट है. वेस्ट कौन सा होगा? ये वाला. तो मराठा इस साइड में थे. अब हम ट्रू फॉल्स देखते हैं. द मुगल एम्पायर, एम्पायर कहते हैं साम्राज्य को. साम्राज्य आपको पहले मीनिंग पता होना चाहिए. बिकेम स्ट्रोंगर इन द 18th सेंचुरी. मुगल एम्पायर 18th सेंचुरी में स्ट्रॉन्ग बन गया. बिल्कुल गलत है ये. यहाँ पे मैंने रीजन भी आपको बताए हैं. ये फॉल्स है क्योंकि मुगल एम्पायर तो डिक्लाइन होना शुरू हुआ था, स्ट्रॉन्ग नहीं. वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ था. डिक्लाइन का मतलब है बहुत कमज़ोर हो जाना 18th सेंचुरी में विद द एमरजेंस ऑफ न्यू पावर. क्योंकि एक नई पावर इंडिया में आ गई थी और वो थी ब्रिटिशर्स की. तो याद रखिए इसे आप. सेकंड देखते हैं. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया. जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी केवल वो यूरोपियन एकमात्र कंपनी थी जिसने इंडिया से ट्रेड किया. ये भी फॉल्स है क्योंकि यही नहीं बल्कि फ्रेंच, डच ट्रेडर्स भी इंडिया में आए थे, पोर्चुगीज भी आए थे. ना नेक्स्ट. महाराजा रंजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब. महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के रूलर थे. ये बिल्कुल सही है. द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कॉन्कर्ड. कॉन्कर्ड का मतलब है जीतते थे, जीते. और टेरिटरी का मतलब होता है एरिया. लेसन के नाम में टेरिटरी वर्ड आता है. ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब शासन करने के चेंजेस लागू नहीं किए उन टेरिटरीज में, उन एरियाज में जिनको उन्होंने जीता था. नहीं, इसका तो लॉन्ग क्वेश्चन भी है. ये उन्होंने लागू किए थे. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कॉन्कर्ड. जो जो एरिया उन्होंने जीता वहाँ उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लागू किए थे. इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, वहाँ डिटेल में आप पढ़ लेंगे. वॉट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया. वो क्या चीज़ थी
जिसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया की तरफ आकर्षित हुई। तो इसका आंसर है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्टेड टू इंडिया ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1 क्या है, देखो इसमें आंसर जो भी मैंने इस वीडियो में समझाए हैं पॉइंट्स में समझाए हैं, क्योंकि बच्चों को अगर लंबे लंबे आंसर लिखेंगे समझना बहुत मुश्किल होता है, वो पहले ही डर जाते हैं। तो इस वीडियो की विशेषता यही है कि आपको टू द पॉइंट आंसर समझाए, ध्यान से समझिए आप। तो पहला रीजन था दे कुड बाय गुड्स एट चीप प्राइसेस, वो सस्ते यानी कि कम दामों पर गुड्स खरीद सकते थे, सामान खरीद सकते थे, एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस, और ज़्यादा प्राइस पे उन्हें बेचने के लिए यूरोप में वापस ले जा सकते थे। ये फर्स्ट रीजन हो गया। सेकंड रीजन क्या था, द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कॉटन और सिल्क बनती थी, हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप, और यूरोप में उसका बड़ा मार्केट था, यानी कि उसके खरीदार वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। थर्ड है इंडियन स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनामन, के जो इंडिया के मसाले हैं जिसमें काली मिर्च, लौंग, कार्डमम, इलायची, सिनामन, दालचीनी, वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, यूरोप में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वो इंडिया की तरफ आकर्षित हुए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष किस बात को लेकर हुआ। द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वर, नंबर 1, द बंगाल नवाब डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है मना कर दिया, रिफ्यूज्ड कर दिया। कंसेशन तो आप जानते हैं छूट को कहते हैं। टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन मैनी ओकेजन, कई बार बंगाल के नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंसेशन देने से मना कर लिया, एक्चुअली पहले दे दिया और फिर उसके बाद जब दूसरे नवाब आए उन्होंने मना कर दिया, ये एक रीजन था। सेकंड, दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, वे कंपनी से कि वो यहाँ पर अगर ट्रेड करना चाहते हैं इंडिया में तो नवाबों को ट्रिब्यूट दें, गिफ्ट दें। थर्ड, दे डिनाइड द कंपनी एनी राइट टू मिंट कॉइन्स, कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के ढालना, सिक्के बनाना, सिक्के बनाना, पहले कागज वाले नोट नहीं चलते थे, उन्होंने कंपनी को यहाँ पर सिक्के बनाने का अधिकार देने से मना कर दिया, वो यहाँ सिक्के नहीं बना सकते थे ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। दे स्टॉप द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलेबंदी, किले बनाना, उन्होंने कंपनी को किलेबंदी करने से भी रोक दिया कि वो आगे नहीं बढ़ा सकते किलेबंदी को, और आगे किले नहीं बना सकते। द कंपनी डिनाइड टू पे टैक्सेस, कंपनी ने टैक्स देने से मना कर दिया, डिनाई का मैं बता चुकी हूँ आपको मीनिंग पहले ही। द कंपनी ऑफिशियल्स रोट डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स टू नवाब्स एंड ह्यूमिलेटेड देम, डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब होता है अपमानजनक यानी कि इंसल्टिंग, और ह्यूमिलेटेड का मतलब इंसल्टेड। जो कंपनी के ऑफिसर से वो नवाबों को अपमानजनक लेटर लिखते थे और उनकी इंसल्ट करते थे, ये थे कारण झगड़े के। हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी, दीवानी को लागू करने से ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या फायदा हुआ। ऑन बीइंग अपॉइंटेड द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बंगाल प्रोविंस का दीवान नियुक्त होने पर द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ग्रेट पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत पावर प्राप्त कर ली, एक्वायर्ड का मतलब है गॉट, एंड अथॉरिटी। आफ्टर द एजम्पशन ऑफ द दीवानी, दीवानी का हक मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बेनिफिटेड इन सेवरल वेज, ईस्ट इंडिया कंपनी को कई सारे फायदे हुए जिनका जिक्र नीचे है, मेंशन का मतलब जिक्र करना, बताया जाना। नंबर 1,
इट अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रिवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब कंपनी को राइट मिल गया कि बंगाल में जो भी रिवेन्यू यानी कि लैंड टैक्स इकट्ठा करने के रिसोर्सेज हैं वो उन्हें कंपनी अपने लिए यूज कर सकती है। नाउ ट्रेड वाज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सारे ट्रेड पर नवाबों का कोई हक नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कंट्रोल था। थर्ड, कंपनी यूज द रिवेन्यू फ्रॉम इंडिया टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस। लेसन में आपने पढ़ा होगा, पहले कंपनी गोल्ड मंगाती थी सामान खरीदने के लिए इंग्लैंड से, तब यहाँ पर सामान खरीदती थी। लेकिन जब उन्हें दीवानी का हक मिल गया तो उन्हें सारा रिवेन्यू उन्हें मिलने लगा, तो उन्होंने इंडिया से जो रिवेन्यू इकट्ठा होता था उसको अपने खर्चे उठाने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे कि टू परचेज कॉटन खरीदना, सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया, इंडिया में सिल्क के टेक्सटाइल खरीदना, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, कंपनी की सेना को मेंटेन करके रखना, एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट। और जो कंपनी किलेबंदी कर रही थी, किले बना रही थी, उनको बनाने की जो कॉस्ट आ रही थी उसको उन्होंने उस पैसे से इकट्ठा करना, उसको खर्चे को उठाना शुरू कर दिया। एंड ऑफिस एट कैलकाटा, और कैलकाटा के जो ऑफिस थे उन्हें चलाने के लिए यूज़ किया। रेवेन्यू ऑफ बंगाल वॉज यूज टू फाइनेंस एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स। यही नहीं, आप समझ सकते हैं अंग्रेजों ने क्या क्या किया इंडिया में, कि जो इंडिया का सामान था उसे बाहर भेजने के लिए भी वो हमारे से जो पैसा लेते थे उसी का यूज करते थे, रिवेन्यू का। एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। अब ये सब्सिडियरी अलायंस क्या था? अकॉर्डिंग टू द सब्सिडियरी अलायंस, अलायंस का मतलब होता है संबंध, मैत्री भी कह सकते हैं आप। द इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। अब ब्रिटिशर्स का ना कंट्रोल बढ़ता ही जा रहा था। पहले खरीदने के लिए उन्हें गोल्ड भी वहाँ से मंगाना पड़ता है इंग्लैंड से, फिर उन्होंने कैसे करके यहाँ के नवाबों को हरा कर अब उनसे दीवानी का हक ले लिया, लैंड रिवेन्यू भी वही इकट्ठा करने लगे। और इसके बाद और क्या किया कि अब उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस, सेना रखना शुरू कर दिया जो जिन पे उन्हीं का कंट्रोल था। दे केम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये फोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोटेक्शन में होती थी। मेजर इफेक्ट्स ऑफ दिस सिस्टम वर एज फॉलोज। इस सिस्टम के मेन प्रभाव ये हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द गार्जियन ऑफ द टेरिटरीज। एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी उन सारी टेरिटरीज, उन सारे एरियाज की गार्जियन बन गई दैट इट टुक अंडर द अलायंस, जो इसने अलायंस में लिए थे। द इंडियन रूलर्स हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज। पहले कहा तो वो नवाब लेते थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, अब जो इंडियन के रूलर्स हैं उन्हें पैसा पे करना पड़ रहा था सब्सिडियरी फोर्सेस के लिए, दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ देयर प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन नवाबों को ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही थी, और इसके लिए इन राजाओं से जो इंडिया के थे, अपने इंडिया के, उन्हें ही पैसा देना पड़ता था कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसलिए इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, और अगर इंडियन रूलर्स पेमेंट नहीं कर पाते थे, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। तो दंड के रूप में, फाइन के रूप में वो उनकी टेरिटरी का हिस्सा ले लेते थे। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के राजाओं की क्या हालत हो गई होगी। In what way was the administration of the company different from that of the Indian rulers? इंडियन रूलर्स भी थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो भी था, दोनों में फ़र्क क्या था? चलिए देखते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंडियन रूलर्स इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, द कंपनी लेड डाउन साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिया। कंपनी ने इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत सॉलिड सिस्टम तैयार किया। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। जो भी टेरिटरी थी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से यूनिट बना दी। कॉल्ड प्रेजिडेंसी, जिन्हें प्रेजिडेंसीज कहते थे। देयर वर 3 सच प्रेजिडेंसी, 3 प्रेजिडेंसीज थी। बंगाल, मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहते हैं,
बॉम्बे, जिसे हम मुंबई कहते हैं, ये तो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत, अंडर द इंडियन रूलर, जो इंडियन रूलर थे, एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वो 4 पार्ट में डिवाइडेड था। एक होता था जिला, जिसे डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, दूसरा परगना, तीसरा तहसील, और फिर विलेजेस। ईच प्रेसिडेंसी वॉज अंडर द चार्ज ऑफ द गवर्नर्स। आपने देखा 3 थी प्रेसिडेंसी। एक अभी अभी आपने पढ़ा ना, मुंबई थी, चेन्नई थी, और ये बंगाल थी, मेड्रास था। तो हर प्रेसिडेंसी का जो हेड था वो गवर्नर होता था। वेयर एज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वॉज रूल्ड बाय द लोकल जमींदार्स एंड पीजेंट। जबकि जो इंडियन रूलर था, रूलिंग सिस्टम था, उसमें जो लोकल जमींदार होते थे, पीजेंट्स यानी कि किसान होते थे, वो उन्हीं का रूल चलता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर। जो सबसे बड़ा हेड होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो था गवर्नर जनरल। बट अंडर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लेकिन जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, द किंग और द नवाब वो द हेड ऑफ द सुप्रीम हेड, वो सुप्रीम कमांडर था, वो सबसे बड़ा होता था, जो राजा होता था या नवाब होते थे। ए न्यू जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल कहते हैं न्याय, जैसे कोर्ट होते हैं, वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1772। एक नया सिस्टम लागू किया गया न्याय देने के लिए 1772 में। ईच डिस्ट्रिक्ट हैड 2 कोर्ट्स। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होते थे, जो अभी भी होते हैं। एक क्रिमिनल कोर्ट होता था, जिसे फौजदारी अदालत कहते थे। एक सिविल कोर्ट होता था, जिसे दीवानी अदालत कहते थे। मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ। इंडिया के लॉ को मौलवी और हिंदू के पंडित समझाते थे। फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो यूरोप के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे उनको, हु प्रिजाइडेड ओवर द सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में वही हेड सीट पर होते थे। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर ए काजी। जो क्रिमिनल कोर्ट होते थे उनका हेड होता था काजी और मुफ्ती, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। लेकिन ये दोनों भी जो कलेक्टर होते थे उनके सुपरविजन में ही काम करते थे। डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। कंपनी की आर्मी बनाने में, यहाँ कंपोजिशन से मतलब है बनाना, बनाने में क्या क्या चेंजेस आए उनका वर्णन करिए। द चेंजेस दैट अकर्ड, अकर्ड का मतलब हुए, यानी कि जो परिवर्तन हुए, जो चेंजेस हुए इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी वर एज फॉलोज। वो निम्न लिखते हैं। द कंपनी बिगैन रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? भर्ती करना, अपॉइंटमेंट देना। फॉर इट्स ओन आर्मी, कंपनी ने अपनी आर्मी के लिए खुद भर्ती करना, खुद ही अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दिया। विच केम टू बी नोन एज द सिपाही आर्मी, जिसे सिपाही आर्मी कहते थे। लाइक द मुगल आर्मी, मुगल आर्मी की तरह से द कंपनीज आर्मी वॉज ऑल्सो कंपोज ऑफ द कैवलरी। कैवलरी का मतलब होता है जो हॉर्स राइडर होते हैं, घुड़सवार। और कंपनी की आर्मी में भी घुड़सवार होते थे, और इन्फेंट्री कहते हैं पैदल चलने वाली सैनिक, पैदल, फुट सोल्जर्स। विद द कैवलरी डोमिनेटिंग द आर्मी, और जो कैवलरी यानी कि जो घुड़सवार होते थे वो डोमिनेट करते थे आर्मी के ऊपर। एज द वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s, 1820 से जो युद्ध की टेक्नोलॉजी थी बदल गई। द कैवलरी रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन, तो जो कंपनी की आर्मी का कैवलरी का रिक्रूटमेंट था, यानी कि हॉर्स राइडर्स का, वो कम होने लगा। डिक्रीज, डिक्लाइन का मतलब क्या होना? कम हो गया। The soldiers of the company's army had to keep pace with the with changing military requirement. जो भी मिलिट्री की रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती थी उसके हिसाब से कंपनी के आर्मी के सोल्जर्स को चेंज होना पड़ता था। एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, और इसलिए अब इन्फेंट्री यानी कि जो
फुट सोल्जर थे, पैदल सैनिक थे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने एक जैसी मिलिट्री कल्चर बनाना शुरू किया। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, और सोल्जर्स को जो यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग थी, ड्रिल अभ्यास था, डिसिप्लिन था, उसको अपनाना पड़ता था। कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड, जो कास्ट और समुदाय की फीलिंग्स थी उनको अनदेखा किया गया। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, एंड दिस वीडियो विल प्रूव टू बी वेरी यूजफुल टू यू। थैंक यू।